प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हमने यूरोपीय एकीकरण या पुनर्गठन के कारणों की चर्चा की थी। आज इस वीडियो लेक्चर में हम यूरोपीय एकीकरण से विश्व राजनीति पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों की चर्चा करेंगे। यदि यूरोप का आर्थिक और राजनीतिक एकीकरण हो जाता तो यूरोप राजनीतिक दृष्टि से विश्व का सबसे शक्तिशाली केंद्र होगा, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अत्यधिक प्रभावित करेगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ने वाले इसके प्रभावों को हम कुछ बिंदुओं के तहत रेखांकित करके समझने का प्रयास करते हैं। पहला बिंदु है इसमें बहुशक्ति केंद्रों अर्थात बहुध्रुवीकरण के उत्पन्न होने की संभावना। यूरोपीय एकीकरण का सबसे प्रतिकूल प्रभाव मौजूदा एक ध्रुवीय विश्व पर पड़ेगा। सोवियत खेमे के पतन, शीत युद्ध की समाप्ति और खाड़ी युद्ध ने जिस एक ध्रुवीय विश्व को जन्म दिया है, उसका अस्तित्व बहुत लंबा चलने वाला नहीं है। यूरोप एक होकर एक बड़ी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। इसके अतिरिक्त पूर्व में जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, ताइवान और एशिया के 6 देशों को मिलाकर पूर्वी एशियाई आर्थिक समूह की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है तथा अमेरिका में भी उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करने का विचार चल रहा है। दक्षिण एशिया में दक्षेस, जिसे हम सार्क कहते हैं, फिलहाल एक विभाजित घर है, परंतु देर सवेरे के 8 देशों भी आर्थिक दृष्टि से एक दूसरे से जुड़ेंगे। इस प्रकार क्षितिज पर यदि 4 नहीं तो अमेरिका, यूरोप और जापान के इर्द गिर्द 3 शक्ति केंद्रों का उदय होना अनिवार्य है। दूसरा बिंदु है इस क्रम में मुक्त अर्थव्यवस्था वाली शक्तियों के बीच होड़। मौजूदा दौर विश्व की सैनिक शक्तियों के बीच होड़ का नहीं रहा, बल्कि यह दौर आर्थिक शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा का होगा। यह प्रतिस्पर्धा मुक्त अर्थव्यवस्था वाली शक्तियों के बीच होगी। इनके व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता के क्षेत्र सामान्य हैं, अतः इनका फलना फूलना एक दूसरे की कीमत पर ही संभव है, इसलिए इनमें टकराव निश्चित है। अब यूरोपीय समुदाय यूरो मुद्रा को डॉलर के समान ही ताकतवर बनाने की दिशा में प्रयत्नशील है। तीसरा बिंदु इस क्रम में है यूरोपीय सुरक्षा में अमेरिका के किनारे लगने की संभावना। शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी यूरोप और ख़ास तौर पर पश्चिमी जर्मनी अपनी सुरक्षा के लिए बहुत कुछ अमेरिका पर निर्भर थे तथा उनकी स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता सीमित हो गई थी। किंतु अब सोवियत खतरे के विलुप्त होने से ये देश कहीं अधिक स्वतंत्र रास्ता अपनाने के लिए तत्पर दिखाई दे रहे हैं। इसका प्रमुख उदाहरण है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एक तरफ अमेरिका यूरोप की सुरक्षा हेतु से बनाए रखना चाहता है, किंतु दूसरी ओर यूरोप के देश विशेषकर जर्मनी और फ्रांस बदली हुई परिस्थितियों में इसकी भूमिका को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। फ्रांस और जर्मनी ने तो नाटो से अलग 50,000 की यूरोपीय सेना गठित करने का फैसला भी कर लिया है, जिसे धीरे धीरे विस्तृत कर यूरोप की सुरक्षा का भार सौंप दिया जाएगा। चौथा बिंदु है इस क्रम में सिएटल सम्मेलन में यूरोप अमेरिका मतभेद उभरे। यूरोपीय संघ अब एक सार्थक राजनीतिक इकाई बनकर विश्व व्यापार संघ में अपनी भूमिका निभाने लगा है। सिएटल सम्मेलन में इसी कारण अमेरिकी रणनीति विफल हो गई, क्योंकि इसमें विकासशील राष्ट्रों के साथ साथ यूरोपीय संघ के देशों की प्राथमिकताएं भी अमेरिका प्राथमिकताओं से भिन्न रहीं। पांचवा बिंदु है स्वतंत्र यूरोपीय विदेश नीति की दिशा में प्रयत्न। यूरोपीय समुदाय ने अब यूरोपीय संसद व यूरोपीय संघ के माध्यम से स्वतंत्र विदेश नीति व अर्थनीति का ताना बाना बुनना भी प्रारंभ कर दिया है। इसी संदर्भ में वह विश्व व्यापार संघ की नई सहस्त्राब्दी वार्ता चक्र प्रारंभ करवाने के लिए प्रयत्नशील है। इस हेतु वह भारत से अनुकूलता पैदा कर रहा है, लेकिन भारत इस वार्ता चक्र के लिए सहमत नहीं है। अब इन बिंदुओं के आधार पर आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि
कि यूरोपीय एकीकरण से विश्व राजनीति पर क्या संभावित प्रभाव पड़ सकते थे। ये तत्कालीन परिस्थितियों में जब यूरोप के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही थी, उस संदर्भ में हम इस अध्याय को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आशा है आपको यह विषय स्पष्ट हुआ होगा। धन्यवाद।